हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। लास्ट डे हम लोग पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ रहे थे। आपको पता है ये सेकंड चैप्टर का पार्ट था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 का। सबसे पहले हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में बताया। डाइलेक्ट्रिक में आप लोगों ने देखा था कि पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते थे। ठीक है, आज जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कैपेसिटर। समझ में आया कि नहीं आया? तो आज का जो हमारी वीडियो का टाइटल रहने वाला है दिस इज कैपेसिटर। देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोगों को कैपेसिटर का वो नाम पता है जो मार्केट में अवेलेबल है। समझ में आया कि नहीं आया? मार्केट में अगर जाओ आप किसी इलेक्ट्रिशियन की शॉप में, आपसे आपको वहां पे कैपेसिटर खरीदना हो तो आपको कैपेसिटर के नाम पे नाम मिल करके किस नाम से मिलेगा? वो कंडेंसर नाम से मिलेगा। ठीक है ना? तो द कॉमर्शियल नेम ऑफ कैपेसिटर, द कॉमर्शियल नेम ऑफ द कॉमर्शियल नेम ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड कंडेंसर। ठीक है ना? जो कॉमर्शियल नेम है कैपेसिटर का वो क्या है? आपका कंडेंसर है। ठीक है, जो कॉमर्शियल नेम है कैपेसिटर का वो आपका क्या है? कंडेंसर है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। लेकिन कंडेंसर का काम क्या होता था? ध्यान से समझो बात को। आपको पता है कि अगर हम कंडेंसर कनेक्ट नहीं करते थे तब भी हमारा पंखा प्रॉपर चलता था। लेकिन आपको पता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता था, कभी अचानक से पंखा को तेज करंट मिल जाता था, कभी कम मिल जाता था। तो इसकी वजह से क्या हो जाता था? मोटर जल जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब कंडेंसर को लगाते हैं तो कंडेंसर के अंदर थोड़ी देर करंट रुकता है, यानी स्टोर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको समझना, कंडेंसर के अंदर थोड़ा सा करंट और चार्ज स्टोर होता है। वो फिर स्टोर्ड चार्ज धीरे धीरे करके जितनी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से निकलता है कि नहीं निकलता है। यानी एक बात समझ में हमें आ गई कि जब हमारा चार्ज वहां से धीरे धीरे करके निकलेगा तो कभी हमारी मोटर खराब ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जितना चाहिए हमेशा उतना ही सप्लाई होगा, भले ही वहां से कितना भी आ रहा हो सोर्स से। समझ में आया कि नहीं आया? तो अल्टीमेटली ये क्या करता है? स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? चार्ज को। तो देखो इस पर क्या हो जाएगा, इट इज अ डिवाइस, it is a device which is used to store, device which is used to store which stored charge in the form of energy। चार्ज को किस फॉर्म में स्टोर करता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल, एंड दिस एनर्जी इज दिस एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चार्ज को स्टोर करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो आप किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की, समझ में आया बात में क्या बोल रहा हूँ? किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की वो कहलाता है आपका कैपेसिटेंस। समझ में आया कि आया? तो देखो क्या हो जाएगा, हेडिंग डालो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, it is the capacity, it is the capacity to store the electrical energy। समझ में आया कि ये एक प्रकार की कैपेसिटी होती है किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर्ड करने की। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो कैपेसिटेंस होता है इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। कैपेसिटेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो होगी इस फैरड, ऐसा यूनिट फैरड होती है, उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, याद रखना ये जो आपका 1 फैरड क्वांटिटी होता है बहुत लार्ज होता है। 1 फैरड क्वांटिटी इज वेरी लार्ज, इज वेरी लार्ज। ये देखो हमें कैसे पता चला, ध्यान से देखो। अगर हम अर्थ के बराबर शेप का भी कैपेसिटर बनाते हैं, यानी जितनी बड़ी अर्थ है, क्योंकि अर्थ में रह करके बड़े से बड़ा अर्थ के बराबर बना सकते हो, इससे बड़ा थोड़ी बना सकते हो। अगर हम अर्थ की शेप का भी कैपेसिटर बनाने की कोशिश करते हैं तब भी उसका कैपेसिटेंस जो होता है 711 माइक्रोफैरड होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ध्यान से देखो, 711 माइक्रोफैरड अर्थ बराबर कैपेसिटर का होता है। इसका मतलब होता है कि 1 फैरड क्वांटिटी इज वेरी लार्ज। तो मोस्ट फ्रिक्वेंट यूनिट कौन सी होती है?
माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड बराबर कितना होता है 10 की पावर माइनस 6 फैरड, याद रखना, ठीक है ना। पिकोफैरड, पिकोफैरड देखो ध्यान से, दिस इज पिकोफैरड। पिकोफैरड को अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, 1 पिकोफैरड बराबर क्या होता है, दिस इज 10 की पावर माइनस 12 फैरड। समझ में आया कि नहीं आया। 1 एंस्ट्रॉम, ध्यान से देखो, 1 नैनो फैरड अगर हम देखें तो 1 नैनो फैरड बराबर 10 की पावर माइनस 9 फैरड। तो आपको याद रखना है, क्योंकि अर्थ के बराबर बनाओगे तब भी माइक्रो फैरड में आंसर आता है, तो 1 फैरड एक बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी होती है। समझ में आया कि नहीं आया। ये हमारा बेसिक इंट्रो था कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटेंस के बारे में। अल्टीमेटली होता क्या है, ध्यान से देखना, हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि सपोज करो कि ये यहाँ पे कुछ स्पेरिकल टाइप है, दिस इज ये आपका कुछ हो गया एक तो प्लेट टाइप की, सर्कुलर प्लेट, एक ये सर्कुलर प्लेट टाइप की आपकी हो गई, ठीक है ना। एंड इनको हमने कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट करके रख दिया। ओके, बैटरी से कनेक्ट करके रख दिया, जिसका वोल्टेज था V वोल्ट। ओके, आपको पता है कि यहाँ पे अगर बैटरी के इस टर्मिनल से कनेक्ट है तो डेफिनेटली पॉजिटिव वाला से जो कनेक्ट है उस पर पॉजिटिवली चार्ज डेंसिटी होगी और नेगेटिव वाले से जो कनेक्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, हाँ या ना। आपको पता है जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में सेपरेट होते हैं तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि ये बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट है, यानी इनके बीच के अक्रॉस का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, V होगा। आपको पता है जितनी बड़ी बैटरी होगी, जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, उतना ही ज्यादा तो चार्ज स्टोर होगा कि नहीं होगा, या फिर जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी होगी उससे उतना ही ज्यादा करंट और चार्ज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 12 वोल्ट की बैटरी से कम निकलेगा, 220 वोल्ट की बैटरी से ज्यादा निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो कैपेसिटेंस को और अच्छे से डीप में समझने के लिए मैं इसको करने वाला हूं। देखो, द अमाउंट ऑफ stored charge, the amount of stored charge is directly proportional to the potential generated बिटवीन टू कंडक्टर, दो कंडक्टर्स के बीच में कितना पोटेंशियल आपका जनरेट हुआ है, ठीक है ना, उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टोर चार्ज। मान लिया कि हमारा स्टोर चार्ज Q है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, V पे। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे जो चार्ज स्टोर है वो कितना है, Q है, और पोटेंशियल V है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। आपको पता है जैसे ही यहाँ पे इक्वल साइन में जाओगे, इक्वल साइन में आपका जैसे प्रोपोर्शनल से इक्वल जाते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आया और वो कांस्टेंट था आपका C, तो ये आ गया Q बराबर CV। यहाँ जो C है इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। C क्या है आपका, C इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये है आपका, ध्यान से देखना, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के बारे में आप सब कुछ जान चुके हो। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी C बराबर आपका फॉर्मूला क्या बना, दिस इज Q डिवाइडेड बाई V। C बराबर क्या बना आपका, Q डिवाइडेड बाई V। समझ में आया कि नहीं, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। अब देखो हमें करना क्या है, हमारी जो सबसे फेमस कैपेसिटर है, ठीक है ना, पहले हम एक कैपेसिटेंस ड्यू टू स्पेयर निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो सबसे फेमस कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे कि उसका सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, देखेंगे कि उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी, यहाँ देखना ध्यान से आप लोग, दिस इज कैपेसिटेंस ड्यू टू स्पेयर, कैपेसिटेंस ड्यू टू कंडक्टिंग स्पेयर। कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से कितना कैपेसिटेंस होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अब हम करने क्या वाले, कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखो, ये कोई एक स्फीयर है, दिस इज द स्फीयर विच हैव अ चार्ज Q, और जो इसकी रेडियस है आपको R दी गई है। समझ में कि नहीं है। लेट अ स्फीयर of radius R having charge Q, having
चार्ज q on the surface of sphere, on the surface of sphere। मैं एक हमने स्पेयर लिया, ठीक है ना, जिसकी रेडियस r थी और सरफेस पे चार्ज कितना था हमारा q था, ठीक है ना। तो आपको पता है पोटेंशियल एट द सरफेस कितना निकल कर आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू स्पेयर एट सरफेस। देखो पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया एट सरफेस पे v बराबर दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया चार्ज q और रेडियस क्या हो गई r। इसको मानोगे इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। आपको पता है अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, पर कैपेसिटेंस तब तक नहीं निकलेगा जब तक हमें क्या ना मालूम हो, पोटेंशियल। पोटेंशियल निकल आया कि नहीं निकल आया? अभी अभी देखो आपने देखा था C बराबर क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई V। क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई V। तो अब देखो हम इस पे वैल्यू को अगर पुट करें, ध्यान से देखना, देखना ध्यान से यहाँ पे, एज वी नो डेट C बराबर होता है Q डिवाइडेड बाई V। C बराबर क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई V। तो आप ध्यान से देखो C यहाँ पे Q रहा और V की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद देखना दिस विल बी Q डिवाइडेड बाई R, हाँ है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से Q से Q तो कैंसिल हो गया एंड C बराबर हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। दिस इज द, याद रखना, कैपेसिटेंस ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, कैपेसिटेंस ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। याद रखना, अभी मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो कैपेसिटेंस होता है, फेराड जो होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी होती है। क्या होता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। इसको हम अगर प्रूव करने की कोशिश करें तो ध्यान से देखो, आपको पता अर्थ भी नियरली स्पेरिकल शेप में हम कंसीडर कर लेते हैं। तो C बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ध्यान से देखना, R रेडियस ऑफ अर्थ आपका 3600 किलोमीटर है कि नहीं है, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। और ध्यान से देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप लिख क्या सकते हो, तो ध्यान से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो डेफिनेटली नीचे से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देख लो क्या देगा, C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और दिस विल बी मल्टीप्लाई बाई R। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती है 9 × 10⁻⁹। तो 9 × 10⁻, यहाँ पे 9 हो गया एंड दिस विल बी R 3600 किलोमीटर। जब आप इसको सॉल्व करते हो, आप ध्यान से देखना, इट विल बी कम 711 माइक्रोफैरेड के आसपास आता है। तो ध्यान से देखो, जब अर्थ के बराबर का तुमने स्पेयर बनाया तब भी तुम 711 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लेकर आ रहे हो, तो सोचो 1 फैरेड कितनी बड़ी क्वांटिटी होगी। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका बताने का था। और ये आपका निकल के आ गया कैपेसिटेंस ड्यू टू कंडक्टिंग स्पेयर। समझ में आया कि नहीं आया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझ में आया कि नहीं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। हेडिंग डालो यहाँ पे, दिस इज पैरेलल प्लेट, दिस इज कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समझना, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है, ध्यान से देखो। आप ये दो प्लेट लोगे, ठीक है ना, ये आपकी कंडक्टिंग प्लेट्स है और दिस इज इक्वल टू लाइक दिस, ये आपकी V वोल्ट बैटरी से कनेक्ट है। ध्यान से देखना, जो प्लेट आपकी, याद रखो ये जो प्लेट है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो D है और इन प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का क्या है, आपका A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है प्लेट्स का, A, और उन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, D, और वो कनेक्ट किससे, V वोल्ट की बैटरी से। आपको पता है अगर ये आएगा तो इससे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी आएगी और इससे माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी आएगी। सिग्मा इज अ चार्ज डेंसिटी और प्लस वाले के साथ प्लस और माइनस वाले के साथ माइनस हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, लेट द टू प्लेट्स having charge density sigma, having charge density sigma and are separated by distance small d। इसको हमने क्या किया, दोनों में चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी और इसको d डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बोलें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें पोटेंशियल निकालना है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट कितना होता है, तो ये होता है आपका E बराबर, आपने देखा होगा कि ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट कितना, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, हाँ है ना। और आप लोग एक चीज और जानते हो कि यहाँ पे E बराबर, ध्यान से देखना, दिस इज E बराबर होता है V इंटू डी, क्या होता है, सॉरी V बराबर E इंटू डी है ना, और क्या होता है, V बराबर होता है E इंटू डी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पोटेंशियल निकालना है ना। तो देखो V बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, ये सारी चीजें देख चुके हो आप लोग, V बराबर E इंटू डी होता है और E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, प्लेट की वजह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। आपको सब लोग को पता है जो चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ध्यान से देखो आप लोग, एक सेकंड है ना, यहाँ देखना आप लोग ध्यान से, सो दिस विल भी, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये आपको क्या दिख रहा है, जैसे सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए दिख रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे अगर पुट करें, सो व्हाट यू गेट हियर, ध्यान से देखना, दिस इज देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, और इधर देखो आप लोग क्या हो जाएगा, दिस इज V इज इक्वल टू आपका था E इंटू डी, वी बराबर क्या था आपका E इंटू डी, ठीक है ना। सो E की वैल्यू क्या आपने रख दी थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा बराबर आपका क्या था, Q बाई ए, अभी अभी आपने देखा Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई डी, समझ में आया कि नहीं आया। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होने वाला है कि जब आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे तो V बराबर निकल के आएगा Q डी अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक कोई दिक्कत क्या। पर अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको C कैलकुलेट करना है तो दिस इज इक्वल टू Q बाई वी, तो दिस इज Q, V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना यहाँ पे Q इंटू डी डिवाइडेड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखो, आपका Q से Q क्या हो गया, कैंसल, ये ऊपर जाएगा, तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, दिस इज द कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ क्या देखा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ध्यान से देखो इसके आगे, अगर ये दोनों प्लेट, ध्यान से देखना, अगर ये दोनों प्लेट्स आपकी कोई डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड होती, ध्यान से देखना, देखो अगर हम इसको रिप्लेस करते हैं, तो ध्यान से देखो आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी, अगर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरे में फिल कर देते, जिसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर देते, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका कितना दिया गया था, के दिया गया था, तब क्या होता, तो ध्यान से देखो तब क्या होगा आपका, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी आपकी, तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ये सारी चीज आपको याद रखना कि अगर यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को हम फिल कर देते हैं, एक सेकेंड इसको देखते हैं, हो गया, डन इट, हो गया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के को फिल कर देते हैं और देखते हैं तो क्या निकल कर आया था, दिस विल बी, आपने देखा था अभी C बराबर क्या निकल के आया था, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और इसमें डाइलेक्ट्रिक के का मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कैपेसिटेंस निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट A इंटू के डिवाइडेड बाई डी। तो ये आपका था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समझ में आया कि नहीं आया।